हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग कोशी फंडामेंटल थ्योरम सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए पढ़ चुके हैं। तो अभी है एक्सटेंशन ऑफ कोशी's थ्योरम टू मल्टी कनेक्टेड रीजन। मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए कोशी थ्योरम का एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं। तो देखो स्टेटमेंट है, लेट सी बी अ क्लोज्ड कर्व। सी कोई क्लोज्ड कर्व है एंड C1 C2 सो ऑन आर क्लोज्ड कर्व्स विच लाई इनसाइड सी। सी के अंदर C1 C2 C3 इस तरीके से क्लोज्ड कर्व्स बने हुए हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन बाउंडेड बाय दीज कर्व्स एंड कंटिन्यूस ऑन सी। अब कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक है इन कर्व्स यानी कि सी क्लोज कर उसके अंदर C1 C2 C3 ये सारे कर्व्स है, इनसे बाउंडेड जो रीजन है ना उसके अंदर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है। देखिए ये ऐसे बता रहा है हमें कंटूर किस तरह से है। जैसे ये हमारा सी कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, ये सी है, सॉरी ये सी है। इसके अंदर जैसे ये C1 है, ये C2 है, क्लोज्ड कर्व्स हैं, इसके अंदर ये C3 है, सो ऑन। तो इनसे बाउंडेड यानी कि ये अंदर वाले गोले छोड़ करके, ठीक है, और बाहर वाले गोले के अंदर, तो ये जो रीजन है ना, ये वाला इनसे बाउंडेड जो रीजन है इसकी बात हो रही है। तो फंक्शन इस रीजन के अंदर इन कर्व से बाउंडेड जो रीजन है उसके अंदर फंक्शन एनालिटिक है और फंक्शन कंटिन्यूस है सी की बाउंड्री पे, ठीक है। तो प्रूव ये करना है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड फॉर द कर्व सी के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो बराबर होगा C1 के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस C2 के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस C3 के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन, सो ऑन। मतलब जितने भी कर्व हमारे क्लोज्ड कर्व सी के अंदर होंगे उन सब के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ऐड कर देंगे, तो वो एडिशन जो है वो इक्वल आएगा जो बाहर वाला सी कर्व है ना, क्लोज्ड कर्व, उसके लिए फंक्शन के इंटीग्रेशन के, ठीक है। और आगे लिखा है वेयर इंटीग्रल अलोंग ईच कर्व इज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हर एक कर्व के लिए जब इंटीग्रेशन किया है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रल किया गया है, लिया गया है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स में जब भी अपन इंटीग्रल लेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेकर चलेंगे। यानी कि जैसे हमारा ये कर्व था, तो जब सी के लिए कर रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, ठीक है। C1 के लिए कर रहे हैं तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, C2 के लिए कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो सब के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंटीग्रेशन लिया गया है। प्रूव ये करना है कि इस बाहर वाले कर्व के लिए C के लिए जो फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा वो बराबर होगा अंदर वाले सब के लिए फंक्शन के इंटीग्रेशन के सम के, यानी कि इक्वल इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन C2 एफ जेड डी जेड प्लस सो ऑन, जितने भी कर्व इसके अंदर है। तो ये कोशी थ्योरम का एक्सटेंशन है मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो देखो प्रूफ में हमें ये मल्टी कनेक्टेड रीजन दे रखा है। ऐसे तो होता है मल्टी कनेक्टेड रीजन जब एक कर्व के अंदर और बहुत सारे कर्व हो जाते हैं, जब हम इस कर्व को श्रिंक करते हैं, सिकुड़ते हैं इसे, तो वो एक पॉइंट पर ना जाए तो वो मल्टी कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए हम करेंगे कोशी फंडामेंटल थ्योरम जो है उसका उसको यूज़ करने के लिए हमें चाहिए सिंपली कनेक्टेड रीजन। तो हम मल्टी कनेक्टेड को सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट करेंगे। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्रॉस कट की हेल्प से, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो हम जितने भी कर्व है वो सब, जैसे ये, तो देखो ऐसे इस लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन, फिर इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर ऐसे इंटीग्रेशन, वापस ये क्रॉस कट बनाया हमने, फिर इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेशन, फिर ऐसे, इस तरह से हम क्रॉस कट की हेल्प से हम ऐसा करेंगे कि इस सिंपली कनेक्टेड जो मल्टी कनेक्टेड जो रीजन है इसको सिंपली कनेक्टेड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जो C1 के लिए क्रॉस कट है वो मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट हमारा E है, ये F है, ये हमारा G है, ये हमारा H है, ठीक है। इस तरह से हमने सिंपली कनेक्टेड रीजन में मल्टी कनेक्टेड को कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो ये जो कर्व जिसको मैं अब डार्क कर रही हूँ ना, उस कर्व को देखना आप लोग। ये जो कर्व है ये,
ऐसे गए हम, फिर इस तरह से गए, ठीक है, फिर ऐसे गए, फिर इस तरह से गए, फिर ऐसे गए, फिर इस तरह से गए। ये जो हमने डार्क किया है, ये वाला जो रीजन है ये है इन कर्व्स से जो बाउंडेड रीजन है। बाहर वाला हमारा कंटूर या क्लोज कंटूर क्लोज कर्व सी, और उसके अंदर जो C1 C2 C3 है, इन सब से बाउंडेड जो रीजन है वो मैंने ये जो डार्क लाइन बनाई है वो वाला कर्व है। मतलब हमने क्या किया, क्रॉस कट की हेल्प से ये जो बीच बीच वाले C1 के बीच का हिस्सा, C2 के बीच का हिस्सा, C3 के बीच का हिस्सा, इन सबको हटा दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो इस तरह से जो कर्व बना है ना उसको हम मान लेते हैं गामा है, ठीक है। तो ये जो गामा कर्व बना है नया, इसके लिए फंक्शन एनालिटिक है, इसकी बाउंड्री पे भी फंक्शन एनालिटिक है और इनसाइड भी फंक्शन एनालिटिक है। देखो हमें ये दे रखा था फंक्शन एनालिटिक है इस बड़े वाले क्लोज्ड कर्व और इसके अंदर जो कर्व है इनसे बाउंडेड एरिया में, यानी कि ये जो बीच बीच का एरिया था और ये जो बाउंड्री थी इस पे फंक्शन एनालिटिक दे रखा था हमें। अब हमने क्रॉस कट बना के और गामा कर्व इस तरह से ले लिया कि ये एक देखो ये इस तरह से बन गया हमारा रीजन। अगर हम बनाएं तो इस तरह से, इस तरह से ये जो रीजन बन गया इसको हमने गामा लिखा है, ये कर्व। तो ये क्लोज कंटूर है और इस पूरे के अंदर फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, और इसकी बाउंड्री पे भी फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, और ये सिंपली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इस कर्व के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा कॉची थ्योरम से, क्योंकि ये सिंपली कनेक्टेड कर्व है हमारा और फंक्शन इसके अंदर और इसकी बाउंड्री पे एनालिटिक है, ठीक है। तो हम लिखते हैं इसे, सिंस fz is analytic, सॉरी विजिबल नहीं है ना ये, since fz is analytic within and on closed contour गामा, ये जो क्लोज कंटूर गामा हमने बनाया है इस पे फंक्शन एनालिटिक है। सो बाय कॉची फंडामेंटल थ्योरम, कॉची फंडामेंटल थ्योरम से हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फॉर द कर्व गामा विल बी 0। ये पढ़ा था हमने, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज कंटूर के अंदर और बाउंड्री पे एनालिटिक है तो उस क्लोज कंटूर के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 होता है, राइट। अब देखो हम इस गामा की बात करें, ये गामा बना कैसे है, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया हमने। तो इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड, इसके अंदर एक तो इस पूरे बड़े वाले सर्कल यानी कि सी के लिए इंटीग्रेशन आ रहा है और ये आ रहा है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, ठीक है। सी के बाद देखो ऐसे हम इस कर्व सी पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर ये बी ए लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन आ रहा है, तो प्लस इंटीग्रेशन बी ए एफ जेड डी जेड, ठीक है। बी ए लाइन के अलोंग इंटीग्रेशन आया। उसके बाद देखो कहाँ आ रहा है इंटीग्रेशन, इस कर्व के लिए C1 के लिए, ठीक है, और इंटीग्रेशन जा रहा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन C1 के लिए तो इंटीग्रेशन हमें एंटी क्लॉकवाइज करना था, इसलिए ये जब क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो माइनस का आएगा। देखो आप समझ रहे होंगे, ऐसे गए हम, यूं गए, अब ये क्लॉकवाइज है ना, और लेकिन करना तो ऐसे होता है C1 के लिए, जब हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे ना तब पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे, इसलिए अब जब क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम इसे माइनस का लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है माइनस इंटीग्रेशन C1 एफ जेड डी जेड, ठीक है। फिर इस कर्व के लिए करने के बाद हम यहाँ पहुँचे और ये पॉइंट हमारा D है और ये C है, तो ये DC लाइन के अलोंग होगा इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन DC एफ जेड डी जेड, ठीक है। इसके बाद वापस हम इस कर्व C पे आ गए, इसके लिए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं C के लिए इंटीग्रेशन। फिर देखो EF लाइन के अलोंग, तो ये बनेगा प्लस इंटीग्रेशन EF एफ जेड डी जेड, ठीक है। EF के बाद हम F पॉइंट पे यानी कि यहाँ पहुँच चुके हैं, अब इंटीग्रेशन ऐसे होगा C2 कर्व के लिए,
C2 कर्व के लिए होगा, लेकिन ये होगा क्लॉकवाइज, लेकिन C2 के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए हम इसे माइनस के साथ लिखेंगे। तो माइनस C2 FZ DZ, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आ गए इस G पॉइंट पे, तो अब इस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन होगा GH लाइन के अलोंग, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन GH FZ DZ प्लस सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इंटीग्रेशन है BA लाइन के अलोंग और ये जो इंटीग्रेशन है DC लाइन के अलोंग, तो ये लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, इक्वल है, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इस डायरेक्शन में BA और ये DC इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। मतलब उतनी ही लेंथ के लिए सेम फंक्शन का इंटीग्रेशन, एक बार हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और सेम फंक्शन का उतनी ही लेंथ के लिए हम उस डायरेक्शन में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो एक इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये वाले भी कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि जो क्रॉस कट्स हमने बनाए थे ना, इन सब के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मैं एक बार ना इसको लिखती हूँ। तो ये जो BA वाला है ना, ये DC को हम BA लिखेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हम जब DC के अलोंग नहीं लिख के CD के अलोंग करें अगर इसे, तो डायरेक्शन चेंज होते ही इंटीग्रेशन नेगेटिव हो जाएगा ना, और CD BA के इक्वल है तो हम CD को BA लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा बन रहा है इंटीग्रेशन गामा FZ DZ इक्वल इंटीग्रेशन C FZ DZ प्लस इंटीग्रेशन BA FZ DZ माइनस इंटीग्रेशन C1 FZ DZ माइनस इंटीग्रेशन BA FZ DZ प्लस इंटीग्रेशन EF FZ DZ माइनस इंटीग्रेशन C2 FZ DZ। अब जैसे हमने DC को CD लिखा तो नेगेटिव हुआ, और CD बराबर BA के है तो हमने CD की जगह BA लिख दिया। वैसे सिमिलरली GH की जगह अपन EF लिखेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो माइनस EF FZ DZ प्लस सो ऑन। तो देखो ये जो BA, ये वाला BA, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, ये वाला इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्रॉस कट वाले इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, C के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस C1 के लिए, माइनस C2 के लिए, माइनस C3 के लिए, सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में 0 लिख चुके हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह 0 पुट कर दें अगर यूजिंग 1, तो क्या आएगा, 0 इक्वल इंटीग्रेशन C FZ DZ माइनस इंटीग्रेशन C1 FZ DZ माइनस इंटीग्रेशन C2 FZ DZ सो ऑन, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन C FZ DZ इक्वल क्या आ रहा है, C1 FZ DZ इंटीग्रेशन फॉर द कर्व C2 FZ DZ इंटीग्रेशन फॉर द कर्व C3 FZ DZ सो ऑन, ठीक है। और ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था, तो ये है कोशी फंडामेंटल थ्योरम का मल्टी कनेक्टेड रीजन के लिए एक्सटेंशन, ठीक है। तो इस थ्योरम के बाद हम कह सकते हैं कि अगर हमें फंक्शन, ये इस तरह से दो कर्व हैं, उनके बीच में एनालिटिक दे रखा है, ठीक है, और बाउंड्री पे भी एनालिटिक है, ये वाला मान लो C1 है, ये वाला मान लो C2 है, तो हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर C1 विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फॉर C2, ठीक है। तो ये इसका जो कोशी थ्योरम का एक्सटेंशन था उसी का एक फॉर्म है। वहाँ पर तो हमने क्या लिया था कि C बड़ा कर्व है, उसके अंदर बहुत सारे कर्व है, तो अगर अंदर सिर्फ एक ही कर्व हो तो ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसका भी एप्लीकेशन है, हमें जब कोई कॉम्प्लिकेटेड सा रीज़न दे दे जिसके लिए इंटीग्रेशन करना हो तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उससे बड़ा या उससे छोटा, जिसके अंदर फंक्शन एनालिटिक रहे, सिंपल रीज़न लेकर के उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव की। तो देखो FZ और phi-z दो फंक्शंस हैं, सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शंस हैं, ठीक है। डिफाइंड इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन G, कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन G है, उसके अंदर FZ और phi-z दो सिंगल वैल्यूड और एनालिटिक फंक्शंस है। एंड इफ फॉर ऑल z बिलोंग्स टू G,
इस सिंपली कनेक्टेड डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए ये फाई डैश जेड है, फाई डैश जेड इक्वल एफ जेड है। मतलब फाई जेड का जो डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन है वो एफ जेड के बराबर है। देन फाई जेड इज कॉल्ड एन इनडेफिनेट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड। तो फंक्शन फाई जेड को एफ जेड का इनडेफिनेट इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, देखो एफ और फाई दोनों सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शंस है और सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में डिफाइंड है, और डोमेन के हर पॉइंट पर एफ जेड बराबर है फाई डैश जेड के। ठीक है, तो फाई जेड को हम एफ जेड का इनडेफिनेट इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव कहेंगे, और इसे इस तरह से भी डिनोट किया जाता है फाई जेड इक्वल इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये हमें समझ में आता है। ये यहाँ पे फाई डैश जेड इक्वल एफ जेड है, तो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर फाई जेड बन जाएगा और इधर इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ जेड का। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं इसके साथ ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। ठीक है, तो जो जैसे यहाँ पे एफ जेड का एंटी डेरिवेटिव या इनडेफिनेट इंटीग्रल है फाई जेड, तो अगर फंक्शन के दो इनडेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करते हैं या दो एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, कांस्टेंट का अंतर होता है। देखो कैसे, ये कंडीशन है हमारे पास एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने की। तो यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव है फाई जेड, फाई डैश जेड से फाई जेड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई डैश जेड का तो फाई जेड बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो उस कांस्टेंट वैल्यू पर मतलब कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी तो फाई जेड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि एफ जेड के अगर एक से ज़्यादा एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें कांस्टेंट का डिफरेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे समझो, अगर मान लो इसके साथ प्लस में हम कांस्टेंट लिखते हैं तो जब फाई डैश जेड करेंगे यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाएगा, और ये जो एफ जेड है इसका इंटीग्रेशन हट जाएगा डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी, राइट। तो एफ जेड के एंटी डेरिवेटिव्स में कांस्टेंट का डिफरेंस होगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है। ठीक है, अब हम इस पे बेस्ड एक थ्योरम करेंगे। तो देखो थ्योरम है, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक इन अ सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी, किसी सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, देन द इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ जेड, मतलब फंक्शन एफ जेड का ये जो इंटीग्रेशन है जेड नोट पॉइंट से जेड पॉइंट तक किया गया है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ जॉइनिंग जेड नोट विद जेड इन जी। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो ये कोई सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी है। ठीक है, इसके अंदर ये जेड नोट फिक्स पॉइंट और ये जेड मूविंग पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन होगा ना जेड नोट से लेकर के जेड तक फंक्शन का इंटीग्रेशन, ये जेड नोट से जेड को ज्वाइन करने वाले पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर मान लो मैं जेड नोट से जेड को इस तरह से ज्वाइन कर दूँ इस कर्व के अलोंग, तब जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वही वैल्यू अगर मैंने इस कर्व के अलोंग किया तो आएगी, वही वैल्यू अगर मैंने इस कर्व के अलोंग किया तो आएगी, वही वैल्यू अगर मैंने इस कर्व के अलोंग किया तो आएगी। यानी कि ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है ना, ये सिर्फ एंड पॉइंट पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी पाथ के अलोंग आप इंटीग्रेशन कर लो, रिजल्ट सेम आएगा, बस एंड पॉइंट पे वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। देखो फंक्शन हमें एनालिटिक दे रखा है, ये हमारा जेड नोट पॉइंट और ये हमारा जेड पॉइंट। ठीक है, तो जेड नोट से जेड तक मान लो एक बार तो हम इस कर्व के अलोंग गए, ये कर्व सपोज C1 है, और एक बार हम इस कर्व के अलोंग गए जेड नोट से जेड तक, ये हमारा कर्व सपोज C2 है। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं हम इसका। तो अब देखो, अगर हम जेड नोट से जेड तक गए और फिर जेड से वापस जेड नोट तक गए, इसकी बात करें तो ये एक क्लोज कंटूर बन जाएगा ना। तो ये जो क्लोज कंटूर है ना, सपोज मैं उसे गामा लिखती हूँ। ठीक है, तो फंक्शन इस क्लोज कंटूर के ऊपर और इसके अंदर एनालिटिक है, क्योंकि हमें इस डोमेन जी के अंदर फंक्शन एनालिटिक दे रखा है, तो ये कंटूर इसके अंदर है पूरा, तो फंक्शन इस कंटूर के अंदर और इसकी बाउंड्री पे एनालिटिक है। ठीक है, तो सिंस एफ जेड इज एनालिटिक within and on
अ क्लोज्ड कंटूर गामा। ये जो क्लोज कंटूर है, हमने जेड नोड से जेड पॉइंट को ज्वाइन किया है दो अलग अलग पाथ से, ठीक है, एक C1 पाथ से और एक C2 पाथ से। तो अब ये जो पूरा कर्व बन गया है उसको हमने गामा लिख दिया। तो इस कर्व के लिए फंक्शन इस कर्व की बाउंड्री पर, क्लोज कर्व की बाउंड्री पर, उसके अंदर एनालिटिक है, ठीक है। तो कोशी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन गामा FZ dz इक्वल होगा 0, ठीक है। अब हमें पता है गामा के लिए इंटीग्रेशन एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है। तो अगर हम यहाँ से गामा के लिए इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो इंटीग्रेशन गामा FZ dz इक्वल, गामा कर्व दो कर्व से जुड़ के बना है। तो अगर हम मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से जब यहाँ तक आए तब तो हम आ रहे हैं C2 कर्व के अलोंग, ओके, और एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहे हैं। तो C2 के लिए तो आएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पहुँचे, अब हम C1 के अलोंग जा रहे हैं, C1 के अलोंग जा रहे हैं, लेकिन C1 की डायरेक्शन ये है, लेकिन हमें तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है ना, तो हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन C1 FZ dz, ठीक है। तो गामा के लिए फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो इक्वल है C2 के लिए f का इंटीग्रेशन फंक्शन का माइनस C1 के लिए फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दो, पुट कर दोगे तो ये बनेगा C2 FZ dz माइनस C1 FZ dz इक्वल 0, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फॉर द कर्व C1 इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन फॉर द कर्व C2, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन का इंटीग्रेशन आप भले ही C1 कर्व के अलोंग करो, भले ही C2 कर्व के लिए करो, आंसर सेम आएगा। और C1 और C2 कर्व्स हैं क्या, Z नोट को Z से ज्वाइन कर रहे हैं दोनों के दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि Z नोट से Z तक आप भले किसी भी पाथ के अलोंग चले जाओ, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था। तो अगर फंक्शन एनालिटिक होता है किसी डोमेन में और हमें दो पॉइंट्स के बीच में किसी पाथ के अलोंग इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई सा भी पाथ लेके इंटीग्रेशन कर सकते हैं, रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम आएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो पढ़ाया गया है वो समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।